हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मॉस के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, एग्जाम के बेसिस पर अभी क्या कर रहे हैं कि हर एक यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको क्लासेस में अभी करा रहा हूं। मतलब आपका जितना सारा यूनिट है सारा का अलग अलग एक वीडियो लेक्चर बना दे रहे हैं और बस लास्ट मोमेंट में आप सारे को कवर अच्छे से कर लेंगे। देखिए, 99% जो है आपके पूरे सिलेबस को हम क्लासेस में करवा दिए। मैक्सिमम बच्चा उसको अच्छे से कवर भी कर चुका है, पर कुछ ऐसा बच्चा है जो अभी भी डरा हुआ है। उसको अभी भी डर लग रहा है कि सर कहीं से ये जगह से कुछ क्वेश्चन नहीं आ जाए या इधर से क्वेश्चन नहीं आ जाए, या कुछ ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं पढ़ा है और वो लास्ट मोमेंट में बता रहा है कि सर कुछ भी कीजिए, हमको किसी तरह से पास करवा दी। तो वैसे सारे बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, पूरे यूनिट का आपको जो है अलग अलग लेक्चर बना रहा हूं। अब बस उतना रिवीजन करके जाइए, जो जो बात क्लासेस में बता रहा हूं उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और जो बच्चा सारा पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप जो पढ़े बस उसी को रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला जो यूनिट लिए हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है और किस तरह का न्यूमेरिकल्स इसमें हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला ये याद रखना है कि डायरेक्ट स्ट्रेस किसको करें या बेंडिंग स्ट्रेस किसको करें। तो जब भी हम कॉलम का बात करते हैं, पिलर का बात करते हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो वर्टिकल है और कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा हो उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर वर्टिकल है और कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉलम यहां पर आपको दिख रहा है, तो अगर उस कॉलम पर कोई लोड जो है, अगर इसका हम टॉप व्यू को जाए तो टॉप व्यू मेरा ये दिख रहा है। अगर हम उसके टॉप व्यू को देखने जाए तो मेरा ये दिख रहा है, और वहां से हम एक्स एक्सिस खींच दिए और वाई एक्सिस खींच दिए, और यहां पर जो कॉन्साइड कर रहा है ये इस क्रॉस सेक्शन का सीजी हो गया। तो अगर कोई लोड, सारा का सारा लोड उसके सेंटर से होते हुए फाउंडेशन नीचे सतह में जाए तो ऐसे लोड को डायरेक्ट लोड कहेंगे, नहीं तो एक्सियल लोड कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया कि अगर किसी कॉलम के, देखिए अगर सामने से आप किसी कॉलम को देख रहे थे, जो व्यू आपको दिखता है उसको एलिवेशन कहते हैं, फ्रंट व्यू कहते हैं, और अगर ऊपर से कोई सरफेस को आप देख रहे हैं तो उसको हम लोग प्लान कहते हैं, टॉप व्यू कहते हैं। तो अगर कोई लोड प्लान पर मतलब टॉप व्यू पर इसके सेंटर पर लगे और फ्रंट व्यू से उसके एक्सिस से पास होता हुआ दिखे तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल लोड कहेंगे। फटाफट देख लीजिए, ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड विद द एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एक्सियल लोड और डायरेक्ट लोड। एक्सियल लोड को भी हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लोड कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस लोड के कारण, किसके कारण, डायरेक्ट लोड के कारण या डायरेक्ट लोड के कारण या एक्सियल लोड के कारण मेंबर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे, और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग जो है सिग्मा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्ट्रेस बराबर आप ऑलरेडी जानते हैं, लोड बटे एरिया, लोड बटे एरिया। ठीक, तो लोड कौन सा है, एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड का मतलब एक्सिस से पास करे, ठीक है, तो उसको एक्सियल लोड कहेंगे। और एरिया किसका लेना है, तो ये ध्यान देना है, टॉप व्यू जो आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये इसका ब्रेथ है और ये इसका थिकनेस है, ठीक है। यहां थिकनेस को ना दिखा के हम लोग क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे, कहीं कहीं थिकनेस भी लिख देता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। जो जो बात बोल रहे हो उसको ध्यान से आप सुनते रहेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। और लोड क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो लोड को एरिया से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉलम दिख रहा है और कॉलम का ये एक्सिस है, सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो अगर कोई लोड एक्सिस से कुछ दूरी पर लगे, चाहे लेफ्ट लगे राइट लगे, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। और उस लोड के कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर मतलब इस कॉलम के अंदर किसी तरह का बेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसेंट्रिक लोड का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी लोड जो किसी कॉलम के एक्सिस से कुछ हट के पार होता हो या कुछ डिस्टेंस पर होगा, ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। और उस इसेंट्रिक लोड का जो इफेक्ट होता है वो दो तरह होता है, उसको कॉम्प्रेस भी करना और बेंड भी करना। इसलिए इसेंट्रिक लोड के कारण बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर दो स्ट्रेस का डेवलपमेंट हो जाता है, एक डायरेक्ट भी हो जाता है और दूसरा बेंडिंग भी हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको, इस टॉपिक को कंबाइंड स्ट्रेसेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि व्हेन द लोड इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम द सीजी, देन इट इज नोन एज इसेंट्रिक लोड। ठीक है, और जितने दूर से, देखिए यहां पर फिगर में आपको दिखा रहे हैं, टॉप व्यू में चले जाइए, तो कोई क्रॉस सेक्शन है तो यहां पर एक्स एक्सिस डाल दिए, वाई एक्सिस डाल दिए। अब यहां से देखिए ये डिस्टेंस मतलब इतने दूर की दूरी, ये सेंटर है सीजी,
तो सेंटर से EX दूरी में इसेंट्रिसिटी को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे और सफिक्स में लगा देंगे किस एक्सिस से नाप रहे हैं, जैसे x एक्सिस से नाप रहे हैं तो EX लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसेंट्रिक लोड लग रहा है, इसेंट्रिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। इसका मतलब है कि जो इसेंट्रिक लोड है वो आपका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में y पर लग रहा है। क्लियर है? इधर भी देखेंगे, देखिए यहां पर x एक्सिस पर लग रहा है पर नाप कहां रहे हैं, y से नाप रहे हैं, इसलिए इसेंट्रिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू y लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी किसी बुक में x के रेस्पेक्ट में भी लिखता है और किसी किसी यहां पर जो है EY लिखता है, आपको कोई मतलब नहीं। नोटेशन याद रखना है कि जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में नापेंगे उसका नाम दे देंगे। हम y के रेस्पेक्ट में नाम लिख रहे हैं इसलिए EY लिख दिए। क्लियर हो गया? इसेंट्रिसिटी यहां x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां x के रेस्पेक्ट में और यहां y के रेस्पेक्ट में। और इसेंट्रिसिटी क्या कर रहा है, तो सेंटर से जहां लोड लग रहा है वहां तक के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी कहेंगे। इतना दूर में कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। और अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, और काफी आसान न्यूमेरिकल्स होता है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए इसको समझने के लिए क्या किए, हम एक कॉलम लिए और कॉलम में क्या किए, इसेंट्रिक लोड लगाए, मतलब एक्सिस से अगर कोई लोड कुछ हट के लगे तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो यहां जो P है वो इसेंट्रिक लोड है और एक्सिस से जो लोड है उसका डिस्टेंस को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियर है कि ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। अब हम ऐसा काम करते हैं कि ये लोड को एज इट इज यहीं पर रहने दिए और हम अपने मन से एक लोड P डाल दिए और उसको बैलेंस करने के लिए P लगा दिए। तो आई थिंक कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि ये इसको कैंसल्ड आउट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये P यहां है, अभी भी यहीं पर है, अपने मन से हम P ऊपर से डाले थे तो नीचे से एक बैलेंस कर दिए, जिसके कारण ये क्या है, अभी भी बैलेंस स्थिति में। अब इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी बनाते हैं। अब देखिए हम इस फोर्स को सिर्फ कंसिडर किए इसमें, प्लस इसी फिगर का दो पार्ट को बांट दिए, प्लस अब ये फोर्स और ये फोर्स को कंसिडर किए इस फिगर में। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर कोई भी लोड एक्सिस से होते हुए जाता है तो वहां जो स्ट्रेस का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। और ये डायरेक्ट स्ट्रेस यूनिफॉर्मली यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब कि फाउंडेशन इस तरह से रिएक्शन फोर्स दे रहा है, इसलिए फिगर ऐसा बन रहा है। और ये पूरा का पूरा जो लोड है ये सेंटर पर आ गया। क्लियर हो गया? और इसका दूसरा पार्ट जो है प्लस में, आप जानते हैं कि अगर कोई दो इक्वल फोर्स होता है और कुछ डिस्टेंस में सेपरेट होता है और उसका डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी है, तो दोनों फोर्स मिलके मूवमेंट ऑफ कपल बनाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल बनाता है। और होता क्या है, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मूवमेंट का फॉर्मूला निकल गया P इंटू ई। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस फोर्स के कारण जो है एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है जिसका फॉर्मूला P इंटू ई होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कारण मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है? मतलब वो चाह रहा है स्ट्रक्चर को, जैसे मान लीजिए आप अपने बुक को पकड़ लीजिए, ये आपका बुक है इस तरह से, और आप क्या किए, सेंटर पर फोर्स ना लगा के थोड़ा हट के लगाए, तो आप नोटिस करेंगे कि बुक थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इसका मतलब टर्न करना चाह रहा है। क्लियर है? तो यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस का डेवलपमेंट हो। अब कर क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि ड्यू टू इसेंट्रिक लोड के कारण टू स्ट्रेसेस विल डेवलप, दो स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होगा। एक होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लोड बटे एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉलम जो है या तो सर्कुलर होगा या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, यही दो हो सकता है। ठीक है, अगर स्क्वायर भी होगा तो उसको भी रेक्टेंगुलर के अंदर ही मानेंगे। तो ये इसका ब्रेथ है और ये इसका डेप्थ है, डेप्थ की जगह कहीं कहीं थिकनेस भी लिखा रहेगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू डी। अगर सर्कुलर होगा तो ऑलरेडी जानते हैं π/4d²। लोड क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, डायमीटर ये सब दिया रहेगा, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया। तो आसानी से डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए बेंडिंग स्ट्रेस का बात हो रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस बराबर पढ़े हैं m को मूवमेंट कहते हैं और z को क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन याद होगा, बेंडिंग इक्वेशन पढ़े थे, m/i सिग्मा बेंडिंग बटे y E/r, याद होगा E/r। ये ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम रट जाइए, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। तो हम इसका यूज नहीं करते, इसको हटा देते हैं।
तो m बटे आई सिग्मा बेंडिंग बटे y। तो यहां से देखिए इसको यहीं पर रहने दिए तो m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई, m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस में m क्या है, तो मूवमेंट है। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। y क्या होता है, तो y होता है किसी भी बॉडी के सेंटर से, किसी भी बॉडी के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का जो दूरी होता है उसको हम लोग y कहते हैं। बात समझ में आया। y और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस क्रॉस सेक्शन का। तो बस यहीं पर बच्चा को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। एकदम फॉर्मूला रट जाइएगा, आपको बता रहे हैं, अगर गलती से भूल गए तो यहां से डिराइव कर लीजिए, ठीक है। देखिए P इंटू ई तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। अब y क्या होगा, तो ये क्लियर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख देगा कि एक इसेंट्रिक लोड लग रहा है और वो कहां लग रहा है, तो हो सकता है थिकनेस को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है वहां पर लग रहा है 10 mm के दूरी पर, या ब्रेथ को जो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन वहां से 15 mm के दूरी पर लग रहा है, ठीक है। तो आपको फिगर से समझाते हैं। ये सबसे पहला कॉलम का टॉप व्यू ले लेना है, ठीक है, कॉलम का ये टॉप व्यू ले लेना है और हम इसको थिकनेस कह रहे हैं ये वाले भाग को। तो कह रहा है कि जो इसेंट्रिक लोड लग रहा है वो उस लाइन पर लग रहा है जो थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो थिकनेस को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन कर रहा है। बोल रहा है कि 10 mm के दूरी पर है, इसका मतलब सेंटर से 10 mm का दूरी पर है। बात समझ में आया। जिधर इसेंट्रिक लोड लगेगा, जैसे मान लीजिए इधर लग रहा है तो ये ब्रेथ हो गया, तो इसेंट्रिक लोड जब भी लगेगा तो आपको याद रखना है कि y कौन सा लेना है, तो सेंटर से ये वाला दूरी, इधर जिधर इसेंट्रिक लोड लग रहा है उसी के डायरेक्शन में y ले लेंगे। तो y कितना हो जाएगा, b/2। देख लीजिए आधा। अगर गलती से मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, गलती से मान लीजिए इसेंट्रिक लोड यहां लगता तो y कौन सा लेते हैं, d/2। बस यही तो याद रखना है, कोई कंफ्यूजन है। और दूसरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसेंट्रिक लोड किधर लग रहा है, तो जो लाइन थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, जो लाइन थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये थिकनेस को, जिसको डेप्थ कह रहे हैं, d कह रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे db³/12। याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए भी तरीका आपको बता देते हैं कि देखिए y जिसको कंसीडर कर रहे हैं तो y है b/2, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे जगह कर लेंगे जिसमें यहां पर b³ आ जाए, मतलब db³/12। अगर यहां पर b है तो क्यूब वाला b होना चाहिए, अगर यहां पर d है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³/12। मतलब क्लियर हो गया कि अगर y d/2 है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें पावर, क्यूब का जो पावर होगा सेम होगा, d³ है तो यहां भी d³, b यहां पर है तो b³। बस ऐसे आसानी तरीका से आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। नहीं तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो लोड लग रहा है, इस लोड के कारण मूवमेंट, बॉडी इधर घूमना चाहता है y एक्सिस के तरफ, तो इसके पैरेलल कौन दिखा, ये दिखा। तो पहले इसको लिख दीजिए और पहले इसको लिख दिया, जो बचा उसका क्यूब कर दीजिए। आपको जैसे याद रखना है आप कीजिए, ठीक है। चलिए अब फाइनली मेरे पास क्या निष्कर्ष निकल गया, तो देखिए अगर हम इसको ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आएगा, तो सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू वाई। वाई की जगह कितना लिख सकते हैं, b/2। और I को, अच्छा ये चीज याद रखना है, एक टर्म है जिसको सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम कंफर्म है आएगा। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। अब याद दे रखना, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का बात किया, रेक्टेंगुलर सेक्शन का बात किया, तो हो सकता है bd³/12 लिखे, और y देखिए यहां d है तो यहां क्या लिखेंगे, d/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये d से d कट गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया, bd²/6। तो सेक्शन मॉडुलस रेक्टेंगुलर का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर y कितना हो गया, b/2, और b/2 लिए तो यहां भी लिखेंगे क्या, db³/12। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से ये 12 कट जा रहा है तो 6 ऊपर चला गया, 6pe, यहां से b से b कटेगा तो कितना हो जाएगा, db²। और हम जानते हैं एरिया बराबर कितना होता है, bd होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए तो 6p इंटू e और डिवाइडेड बाय एरिया a, कोई कंफ्यूजन नहीं, और यहां एक b बच जाएगा। अब P/A को फिर से हम देखिए वापस डायरेक्ट लोड कह सकते हैं, डायरेक्ट लोड कह सकते हैं। तो यहां से वैल्यूज कितना आ गया, 6PE डिवाइडेड बाई AB। अब हमको इसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो आप नोटिस कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 2 स्ट्रेस का डेवलपमेंट हो रहा है।
तो रिजल्ट स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, P बटे A, और बेंडिंग का क्या निकला, तो 6P इंटू ई डिवाइडेड बाई A इंटू बी, इस फिगर के अनुसार। तो यहां से ऐसा नहीं लग रहा है कि P हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6E डिवाइडेड बाई बी। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट स्ट्रेस। अगर मैक्सिमम का बात होगा तो प्लस वाला ले लेना है, P बटे A 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई बी, और अगर मिनिमम का बात हो रहा है तो P डिवाइडेड बाई A 1 माइनस 6E डिवाइडेड बाई बी। और आसानी से इस दोनों के मदद से आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अगर गलती से ये फॉर्मूला नहीं याद रहा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप क्या करेंगे, बस ये रिलेशन को याद रखेंगे, सिग्मा बेंडिंग, ठीक है, और यहां पर इसको अपने आप पुट कर दीजिए। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इस पर बेस्ड अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, कहीं कहीं कॉलम की जगह स्ट्रट भी दिया रह सकता है, इज 150 mm एंड 120 mm थिक। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन में डायमेंशन दिया हुआ है कि ब्रेथ 150 है और उसका थिकनेस जो है 120 mm है। कह रहा है इट कैरी ए लोड ऑफ 180 किलो न्यूटन एट द इसेंट्रिसिटी ऑफ 10। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा, जहां भी इसेंट्रिसिटी लिखा रहेगा समझ जाना है कि कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का क्वेश्चन है। इन अ प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, बाइसेक्टिंग द थिकनेस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस इन द सेक्शन। तो देखिए सबसे पहला क्या करना है, प्लान, ये एलिवेशन बना देना है, फ्रंट व्यू बना देना है, और ये इसका टॉप व्यू है। अब यहां पर इसको अगर हम ब्रेथ कह रहे हैं, इसको थिकनेस कह रहे हैं, तो थिकनेस को बाइसेक्ट ये लाइन कह रहा है, थिकनेस को बाइसेक्ट ये कह रहा है, इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, बाइसेक्टिंग द थिकनेस। और क्या कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी कितना है, तो इसमें जो इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है वो आपको दे दिया हुआ है कि 10 mm का है, ठीक है। तो आप ये याद रखना है कि जब भी इस तरह का फिगर होगा या क्वेश्चन रहेगा तो आप सबसे पहला फिगर बनाएंगे, और फिगर में एकदम क्लियर कट आपको बता देगा कि किस तरफ आपको इसेंट्रिसिटी लेना है। तो यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी तरह का आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां ब्रेथ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, एरिया हम लोग फटाफट निकाल देंगे, लेंथ गुना ब्रेथ। अब हम लोगों को पता है कि जो इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप होता है वह होता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस का बारे बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, आप पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे तो ये सिग्मा बी हो गया। अब यहां से ये वैल्यू जो है वो P बटे A है, और अब पढ़े हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का मतलब हो गया मूवमेंट इनटू y और डिवाइडेड बाई I। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग इसको भी डिस्कस किया, अगर गलती से भूल गए तो देखिए m बटे I सिग्मा बेंडिंग बटे y, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से हम लोग देखिए रिलेशन डेवलप कर लिए। अच्छा, m की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P इंटू E, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी होता है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो P बटे A प्लस P इंटू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन कीजिए, नहीं तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां फिगर में देखिए, यहां से यहां तक के दूरी को y कहेंगे, तो y यहां पर आपको दिख गया, y कितना होगा, ब्रेथ का आधा हो गया। और I क्या होगा, तो आपको बताए हैं कि जब I आपको लेना होगा तो इस यहां पर लोड ऐसे लग रहा है, तो ये लोड जो है इसके पैरेलल है, नहीं तो यहां ब्रेथ है, तो ब्रेथ के रिस्पेक्ट में क्यूब करना है, इसका मतलब db क्यूब बटे 12 करना है। क्लियर है। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पुट करके, तो सिग्मा मैक्स का जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है P बटे A और 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई B। जब आप इसको सारे पुट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको ही रट जाइए, ठीक है। अब यहां से P का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 किलो न्यूटन, और एरिया निकल चुका है कितना, 18000, क्या चीज में, mm स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखेंगे। और यहां पर 1 प्लस 6 गुना 10 mm है, और नीचे में ब्रेथ कितना है, 150 है। कैलकुलेटर के मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाएगा वो किलो न्यूटन में फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 डिवाइडेड बाई 18000, ठीक है, 30 है ना, 30 है,
ओके, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो लगभग आपका आ रहा है, एक बार सॉल्व करके खुद से भी देख लेंगे, किलो में आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो 14 न्यूटन पर mm आ रहा है, किलो में आ रहा था, हम 1000 से गुना कर दिए तो वहाँ से वैल्यूज़ निकल गया। ठीक है, अगर सॉल्व करने से इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो याद रखना ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कॉम्प्रेशन को शो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है कॉम्प्रेशन को शो करेगा, मतलब कि ये पिलर पर अगर हम लोड दे रहे हैं तो फाउंडेशन नीचे से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स लगाएगा। इसलिए जिस साइड में लोड रहेगा, जैसे इस साइड में लोड लग रहा है तो इधर के मटेरियल को ज्यादा रेसिस्टिव फोर्स लगाना होगा उस लोड के अगेंस्ट में, इसलिए यहां का जो स्ट्रेसेस होगा ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। फिर धीरे धीरे इधर के मटेरियल को कम रेसिस्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा। और ये जो डायग्राम बनेगा इसको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कहेंगे। उसी तरह मिनिमम स्ट्रेस जो होगा, वो P/A होगा 1 - 6E डिवाइडेड बाई B। देखिए P का वैल्यू दिया हुआ है, 1000 से गुना कर दीजिए, किलो हट जाएगा, यहाँ 1800। ठीक है, 1 - 6E डिवाइडेड बाई B। तो E का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और B का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, 150। तो इसको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ जाएगा 18000 और डिवाइडेड बाई 1800। ठीक है, इनटू 1 - 60 डिवाइडेड बाई 150। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 6 न्यूटन पर mm²। ये भी प्लस में आ रहा है। तो देखिए जब प्लस रहेगा तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे वो दिखा देंगे कि ये भी कॉम्प्रेसिव है, ये भी कॉम्प्रेसिव, ये भी कॉम्प्रेसिव है। तो कॉम्प्रेसिव रहेगा तो रेफरेंस लाइन, देखिए रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है टेंसाइल को दिखाएंगे अगर टेंसाइल आएगा, और रेफरेंस लाइन के नीचे को कॉम्प्रेसिव दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर जो सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, तो याद रखना है इस लाइन के ऊपर दिखाना है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो इस लाइन के नीचे दिखाना है। इस लाइन के तरफ तीर आएगा तो ये कॉम्प्रेशन को शो करेगा, इस लाइन के ऊपर तीर दिखाएंगे तो वो टेंसाइल को शो करेगा। इसका मतलब ये कैलकुलेटर इस तरह से, और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए इसके साइड में लगा रहे हैं, तो इसके साइड में जैसे लगाएंगे इस तरह से ये टर्न होगा। इसका मतलब ये वाला भाग आपका दब रहा है और ये वाला भाग आपका बाहर निकल रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक सर्कुलर कॉलम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि हॉलो सर्कुलर कॉलम हैविंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 300 mm एंड 250 mm रेस्पेक्टिवली carry a vertical load of 100 kilonewton at the outer edge of the column. Calculate the maximum and minimum intensity of stresses in the section. इसका मतलब कोई सर्कुलर कॉलम है, मतलब सोचिए कि एक पाइप है मेटल का बना हुआ, या कोई कॉलम बनाया है, किसी भी कंक्रीट का भी बनाए होंगे। तो यहां पर आपके पास एक कॉलम है जो इस तरह से हॉलो सेक्शन का है, और इस पर जो लोड लग रहा है उसके आउटर एज पर एक लोड लग रहा है। तो क्लियर हो गया कि एक्सिस से दूरी पर जो लोड लगता है ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं, और जहां भी इसेंट्रिक लोड लगता है वहां पर डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होता है। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग सबसे पहला आउटर डायमीटर दिया हुआ है, इनर दिया हुआ है, तो हम लोग वहां से एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़े, π/64 d⁴ माइनस d⁴ रट जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका आने का भी चांसेस काफी ज्यादा है। और सेंटर से याद होगा, सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर के दूरी को y कहते हैं। तो y कितना हो गया, कैपिटल D/2। आउटर का लेना है हमेशा, सेंटर से आउटर के दूरी को हम लोग y कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 300 था तो 150 हो गया। अब हम लोग सेक्शन मॉडुलस, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन मॉडुलस ऑलरेडी पढ़े हैं। सेक्शन मॉडुलस बताता क्या है, तो सेक्शन मॉडुलस जो है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का या कॉलम का जो है स्ट्रेंथ को बताता है। और सेक्शन मॉडुलस होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय y होता है। ठीक है, तो I का वैल्यू आप लिख दीजिए यहां से, और y का वैल्यू D/2 है, तो 2 से ये कट गया 32 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ रिलेशन आएगा। सारा डेटा दिया हुआ है, यहां पुट करेंगे और न्यूमेरिकल्स वैल्यू इतना आ रहा है। इसेंट्रिसिटी कितना हो गया, तो सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का जो दूरी है वो कितना हो गया, उसके रेडियस को बताएगा, तो 150 mm हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे। तो मूवमेंट ऑलरेडी जानते हैं, लोड इनटू इसेंट्रिक
इसेंट्रिसिटी, तो P इंटू ई, लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ, वहां से ये वैल्यूज आ गया। अब करेंगे क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग का फॉर्मूला पढ़े हैं m बटे आई सिग्मा बटे y, वहां से सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। और याद रखना है i बटे y को हम लोग सेक्शन मॉडुलस कहते थे, यहां उल्टा है y बटे आई, तो जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये z हो जाएगा। P लोड हो गया है, एरिया ऑलरेडी निकला हुआ है, मूवमेंट यहां से निकाल दिए हैं, z सेक्शन मॉडुलस यहां से निकाल दिए हैं, और सारा का वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो 15.56 आ रहा है, प्लस आएगा तो कंप्रेशन को शो करेगा। फिर दूसरा नेगेटिव, जब मिनिमम स्ट्रेस करना होगा तो सिर्फ माइनस लगा देना, कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो यहां से न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग मेगा पास्कल कहते हैं। तो अब फाइनली क्या हो गया, ये सिग्मा मैक्स कंप्रेशन आ रहा है, इसलिए लाइन के नीचे से एरो ऊपर की ओर दिखाना, और ये नेगेटिव आया टेंसाइल आया, इसका मतलब है कि ऊपर की ओर दिखा देना। तो ये जो कॉलम है अगर यहां लगा रहे तो क्लियर हो गया कि जब इधर लगाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, ये देखिए इधर जो सतह है यहां से उखड़ना चाहेगा और ये इधर अंदर की ओर दबेगा, इसका मतलब ये वाला भाग दब रहा है और ये वाला भाग ऊपर उठ रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट और पार्ट बचा हुआ है जिसको अभी तुरंत करा देते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का या आप सर्कुलर सेक्शन का कोर क्या होता है या कर्नल क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट सेक्शन आ जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर या कर्नाल पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। हो सकता है यहां से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, बस थोड़ा सा इसको बार बार रिवीजन खाली कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपके पास कोई कॉलम है तो हम जानते हैं कि कॉलम पर हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा लोड उसके सेंटर से एक्सिस से होते जाए, क्योंकि कॉलम का डिजाइन स्पेशली कॉम्प्रेसिव लोड को लेने के लिए किया जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए। पर अगर हम लोड को शिफ्ट कर रहे हैं एक्सिस से तो हम कितना दूर तक शिफ्ट करें कि उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस या हम कहेंगे कि टेंशन डेवलप नहीं हो। क्योंकि अगर हम बहुत दूर तक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोड को यहां से इधर शिफ्ट किए तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा दबाव होगा, तो इधर का जो मटेरियल है वो अंदर की ओर दबने लगेगा और इधर का जो मटेरियल है ये बाहर की ओर निकलने लगेगा। इसका मतलब कि यहां पर आपको दिखेगा कि ये वाला सेक्शन पूरा कॉम्प्रेस्ड हो रहा है और इधर का सेक्शन जो है वो बाहर की ओर टेंसाइल हो रहा है। तो हमको नो टेंशन क्रिएट करना है। तो कोर या कर्नाल हमको बताता है कि किसी कॉलम में इसेंट्रिक लोड अगर हम लगाएंगे तो कितने डिस्टेंस तक लगाएं एक्सिस से, कितने एरिया तक को कवर करे कि जिससे कि मेरा उसमें नो टेंशन क्रिएट हो। बात समझ में आ रहा है? तो आप नोटिस किए होंगे कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस था वह था डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब मैक्सिमम का केस पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव कॉम्प्रेसिव को शो कर रहा है। पर जब हम मिनिमम स्ट्रेस का बारे में बात करेंगे तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। इसका मतलब अगर गलती से बेंडिंग स्ट्रेस का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्ट्रेस तो वहां जो मिनिमम स्ट्रेस डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब होता है टेंशन क्रिएट होना मेंबर में, और हमको नो टेंशन क्रिएट करवाना है। तो क्लियर है कि सिग्मा बेंडिंग का मान कम होना चाहिए डायरेक्ट से। समझ में आ गया बात? तो क्या कह रहा है कि फॉर नो टेंशन, याद रखना है अगर टेंशन हमको नहीं करना है तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान या तो कम हो या अगर मैक्सिमम हो भी तो आपका जो है डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर हो जाए। तो फॉर नो टेंशन ये वाला रिलेशन याद करना है। कैसे पता चला? तो मिनिमम स्ट्रेस के बारे जब बात करते हैं तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव ही शो करता है टेंशन को। क्लियर एकदम यहां तक? चलिए बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला एकदम आप रटे हुए हो, है ना? कितना होता है? m बटे आई सिग्मा बेंडिंग बटे y, और m के जगह हम जानते हैं p इंटू ई और i से ये y भागा दे दिए तो ये सिग्मा बेंडिंग, और इसको हटा के हम सेक्शन मॉडुलस लिख सकते हैं, मतलब p इंटू ई डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस। और डायरेक्ट लोड बराबर p बटे a, तो यहां से e को यहीं रहने दिए, p से p कट गया और ये z यहां चला गया। तो नो टेंशन के लिए जो वैल्यू होना चाहिए एसेंट्रिसिटी का वो लेस देन z बटे a, z सेक्शन मॉडुलस और a एरिया हो गया।
अब जेड अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का बात करें तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बटे 12। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का बारे बात करें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले तो बी डी क्यूब बटे 12। और जब एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो यहां पर डी है, तो याद रखना जिसका क्यूब होगा उसी का वाई लेना है, ठीक। तो यहां डी बाई 2 ले लेना है। फिर अगर आई वाई वाई निकालेंगे तो यहां देखिए डी बी क्यूब है तो बी का क्यूब है, तो यहां पर जो हम डिस्टेंस लेंगे सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी, सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी इसको y मान लिए, और सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी इसको हम x मान लिए, तो x बराबर b बाई 2। बात समझ में आ रहा है। और सेक्शन मॉडुलस बराबर क्या था, सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय y या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय x, जो भी आप एज्यूम किए हुए। तो यहां पर सेक्शन मॉडुलस अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाले तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बटे 6। क्लियर। एरिया कितना है बी डी, अब क्या कीजिए यहां पर बैठा दीजिए, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 और एरिया की जगह, तो यहां से बी डी कट गया तो कितना बच गया, डी बाई 6 बच गया। इसका मतलब है कि यहां सेंटर से आप इधर डी बाई 6 चले जाइए, नहीं तो आप इधर चले जाइए डी बाई 6। उसी तरह अगर हम y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा b बटे 6। क्लियर एकदम हो रहा है, किसके किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ये हो गया और y के रिस्पेक्ट में ये हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, d बाई 6 और d बाई 6, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है b बटे 3 आ रहा है और d बटे 3 आ रहा है। इसलिए कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन को मिडिल 1/3 रूल भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया कि किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का कोर का क्या डायमेंशन होगा, तो b बाई 3 होना चाहिए और d बाई 3 होना चाहिए। और यहां जो फिगर आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका फिगर बन रहा है ये आपका इस तरह से एक रेक्टेंगुलर रोम्बस का बन रहा है। तो यहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो फिगर बनता है वो किस तरह से है, तो रेक्टेंगुलर रोम्बस मार देंगे, ठीक है। चलिए अब सर्कुलर सेक्शन का जो कोर निकालते हैं उसके लिए जो रूल होता है उसको 1/4 रूल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो फिर क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, पाई डी का पावर 4 बटे 64, और वाई और एक्स दोनों सेम होगा, डी बाई 2 होगा। तो सेक्शन मॉडुलस आई बटे वाई होता है, यहां से आप डिवाइड कर दीजिए तो पाई डी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 32, इसका यूनिट भी पूछ सकता है, एमएम का पावर 3 हो जाएगा। एरिया पाई बटे 4, जब इसमें बैठा देंगे तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो d बटे 8 आ रहा है। इसका मतलब सेंटर से इधर का दूरी जो है वो d बाई 8 है, इधर भी दूरी d बाई 8 है, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल डिस्टेंस हमको d बाई 4 इधर निकल गया और इधर निकल गया। यही सेक्शन को हम कोर या करनाल कह रहे हैं। और अगर हम इतने दूर के एरिया में भी कभी भी इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो इसमें नो टेंशन क्रिएट होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 2-3 बार सिर्फ जितना जितना बात बोल रहे हैं उसको फटाफट कॉपी में नोट करके और सिर्फ रिवीजन करते जाइए, तो इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है, ठीक है। इसी तरह आप सारे यूनिट को कवर करिए और मन लगा के खूब पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।